औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीद। आज का जो टॉपिक है वो है सार्क SAARC। इसकी एब्रीविएशन बनती है कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो इसका ये मतलब होगा कि ऐसे तमाम ममालिक जो सार्क के अंदर आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं वो साउथ एशियन है, ठीक है। इसके अंदर तकरीबन जो मेंबर्स आते हैं वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान जो है वो रिसेंटली इसका मेंबर बना है। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात यह है कि इसमें इंडिया का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे इंडिया का रोल क्या है और कितना है और क्यों है। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया का जो यानी कि ताल्लुक़ बनता है या जो इंडिया का मतलब बाकी तमाम ममालिक से जो बॉर्डर मिलता है, सिर्फ भूटान को और अफ़गानिस्तान को छोड़ के इंडिया का बाकी तमाम ममालिक से बॉर्डर उसका मैच होता है, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान का सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ यानी कि इसके दोनों मेंबर के साथ साउथ सार्क के मेंबर्स के साथ बॉर्डर मैच होता है। बाकी कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो सार्क का मेंबर हो और उसका बॉर्डर इंडिया के सिवा किसी और से जाके मिलता हो, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आपस में मिलता है, बाकी इंडिया को छोड़ के कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसका बॉर्डर आपस में मिलता हो। इसलिए इस यानी कि सार्क मेंबर्स के अंदर जो डोमिनेशन मोस्टली पाई जाती है वो इंडिया की पाई जाती है, ठीक है। इंडिया एक तो यानी कि ना अपनी डोमिनेशन इसलिए कायम रखना चाहता है क्योंकि उसे ख़तरा है कि अगर मैंने अपनी डोमिनेशन छोड़ दी या मैंने अपने आप को अगर नीचा कर दिया तो हो सकता है ये तमाम छोटे ममालिक आपस में मिलकर मेरे ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा गैंग ना खड़ा कर दें, ठीक है। यानी कि ये सारे आपस में मिल जाएँ और ये मेरे ख़िलाफ़ एक यानी कि जिसे हम कहते हैं सीसा पिलाई दीवार बन के ना मेरे सामने खड़े हो जाएँ, ताकि मुझे इंटरनली तौर पर ये कमज़ोर करने की कोशिश ना करें। और ये हकीकत भी है कि इंडिया मिलिट्री पावर के लिहाज से भी यानी कि काफ़ी मज़बूत मुल्क है, इकॉनमी के लिहाज से भी काफ़ी मज़बूत मुल्क है, जीडीपी के लिहाज से 80% उसके पास जीडीपी है तमाम सार्क के मेंबर्स से कंपैरेटिवली। इसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें वो ये कहता है कि अगर हम वर्ल्ड इकॉनमिक ऑर्डर को देखें तो हमें मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन को रीलुक करने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि हमें एक मरतबा फिर रीइंटीग्रेट होने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें काफ़ी खामियां हैं हमारे सार्क मेंबर्स एसोसिएशन के अंदर। और क्या हम यानी कि ये कह सकते हैं कि ये जो सार्क एसोसिएशन है ये हमारे आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स या मतलब जो इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व करने के लिए ये सार्क हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम इसके मेंबर की मैंने आपको बता दिया कि इसके मेंबर कौन कौन से हैं। अगली बात करते हैं कि मतलब ये तमाम के तमाम जो मेंबर्स हैं वो इसलिए भी इसके मेंबर बने क्योंकि उनमें एक कॉमन कल्चर सा पाया जाता है, ठीक है। उनमें जो यानी कि कॉमन हेरिटेज है, हिस्ट्री है, लिंग्विस्टिकली, कल्चरली, सोशल प्रैक्टिस जो हैं उन तमाम नेशंस और इन तमाम ममालिक के अंदर काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं, ठीक है। साउथ एशिया हैज़ इमर्ज्ड एट लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। और यही साउथ एशिया जो है वो सार्क की शक्ल में इंटीग्रेट होकर दुनिया के सामने अपने आप को दिखा सकता है, ठीक है। साउथ एशिया इज़ डिस्टिंक्टली कैरेक्टराइज्ड बाय द कम्प्लेक्स सिक्योरिटी इश्यूज़। लेकिन इसके साथ साथ जो सार्क कंट्रीज़ या साउथ एशिया के इश्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं? वो बहुत सारे पेचीदा सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, मल्टीपल इंटर स्टेट डिस्प्यूट और इंट्रा स्टेट डिस्प्यूट्स भी हैं, ठीक है। बहुत सी अनटैप्ड इकोनॉमिकल पोटेंशियल इन पे है, ठीक है। यानी कि इसके बावजूद कि मतलब हम कह सकते हैं कि इंट्रा स्टेट डिस्प्यूट हैं या इंटर स्टेट डिस्प्यूट हैं, तो इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि इन तमाम ममालिक में इकोनॉमिकली काफ़ी हद तक अभी भी पावर है कि अगर ये आपस में यूनाइट होते हैं तो मतलब तमाम ममालिक को एक दूसरे से फ़ायदा हासिल हो सकता है, ठीक है। अगर इसको चैलेंजेस का सामना करें यानी कि इसको चैलेंजेस का बताएं तो मतलब एक तो इसको काफ़ी ज़्यादा यानी कि चैलेंजेस का सामना है कि एक इंडिया की डोमिनेशन इसमें आ जाती है, ठीक है। दूसरा इसमें और आगे मज़ीद आ जाता है कि इसके जो मेंबर्स हैं जो इसके मतलब जो कंट्री जिसके मेंबर हैं वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम इंडिया से पार्टनरशिप करने की बजाय हम क्यों ना बाहर वाले मुल्कों के साथ यानी कि पार्टनरशिप करें और वो बदले में मतलब इंडिया से चीज़ें मंगवाने की बजाय या पाकिस्तान से चीज़ें मंगवाने की बजाय बाहर वाले ममालिकों से जो कि हाई टैक्स पे यानी कि होती है, मतलब उनका इंपोर्ट ड्यूटी भी ज़्यादा होती है, वो वहाँ से मंगवाने को प्रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लें। पहला है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। जी, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है सार्क का, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। दूसरा है टू एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड
कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नंबर 3 के ऊपर है टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। ठीक है, नंबर 4 के ऊपर है टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएशन ऑफ वन अनदर्स प्रॉब्लम, यानी कि एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के ऊपर म्यूचुअली ट्रस्ट करके उनको रिजॉल्व करना। टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, कि म्यूचुअल असिस्टेंस के साथ और कोलैबोरेशन के साथ किसी भी काम को शुरू करना। टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, दूसरे जो डेवलपिंग ममालिक हैं उनके साथ रिलेशन को मजबूत बनाना। फिर है टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स, कि आपस में एक दूसरे के साथ सिला रहमी के साथ या मतलब एक दूसरे की कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ रिलेशन बना के रखना। नेक्स्ट है टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस विद सिमिलर एम्स एंड पर्पसेस, कि जो मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मकसद बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि हमारा है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, एशियन हो गया, ठीक है, नेफ्टा हो गया या नेफ्टा हो गया, इनके यानी के साथ हमने अपना ताल्लुकात मजबूत करने हैं और इनके जैसे मकासद हमने भी अपनाने हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम परसेंटेज की बात करें, सार्क के ट्रेड परसेंटेज की दूसरी एसोसिएशन के साथ कंपेयर करें तो सार्क के पास ग्लोबली तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ 4% ट्रेड होती है। ठीक है, सार्क कंट्रीज़ की आपस में जस्ट 4% होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर हम दूसरे यानी कि यूनियंस की बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है उनकी आपस में जो ट्रेड होती है वो 67% होती है। नंबर 2 के ऊपर जो नेफ्टा है, नेफ्टा यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उनकी आपस में 62% ट्रेड होती है। जो एशियन ममालिक हैं यानी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उनकी आपस में 26% ट्रेड होती है। इसके अलावा द कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका, ठीक है, जो यानी कि अफ्रीकन यूनियंस हैं उनकी आपस में 22% होती है। जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है उसकी 8% होती है। जो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सी के यानी कि आपस में यूनियन है उनकी भी 22% होती है। जबकि सार्क की जो यानी कि परसेंटेज है रीजनल ट्रेड जो है सार्क की, इसके तमाम यानी कि 7 कंट्रीज़ के बिटवीन 2002 से तकरीबन जो देखी गई है वो मतलब $5 बिलियन थी। ठीक है, $5 बिलियन थी यानी कि 2002 यानी 2 के अंदर, यानी कि सिर्फ 4% जो है टोटली तौर पर जो ट्रेडिंग है वो सार्क कंट्रीज़ की आपस में होती है, जिसमें 76% $3.8 बिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया का शेयर है। 0.4 बिलियन यानी कि 8% जो शेयर है वो पाकिस्तान का है, और बाकी का 16% जो कि 0.8 बिलियन डॉलर बनता है वो बाकी तमाम के तमाम मेंबर्स का आपस में है। ठीक है, इस टोटल रीजन यानी कि इस टोटल रीजनल ट्रेड के अंदर। अच्छा, अब आगे बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की कि सार्क बनी कैसे और इसके पीछे इसका पर्पस क्या था। अच्छा, इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एग्रीमेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के बाकी हिस्सों के अंदर जब हम देखा गया कि मतलब जो एसोसिएशंस बन रही हैं वो काफ़ी कामयाब भी हो रही हैं। ठीक है, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ ने फ़ैसला किया कि हम भी सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका क़याम अमल में लाएंगे। ठीक है, जो इनिशियल प्रपोज़ल सार्क के लिए तैयार किया गया वो थे प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश ज़ियाउर रहमान ने मई 1980 के अंदर इसका इनिशियल प्रपोज़ल जो है वो तैयार किया। इस प्रपोज़ल को नेपाल ने, श्रीलंका ने और द मालदीव ने और भूटान ने, इन चारों ने यानी कि इस प्रपोज़ल को सराहा, इसकी अप्रिसिएशन की। ठीक है, और इसके हक़ में यानी कि वोट भी दिया। द प्रपोज़ल वाज टू अचीव स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड पीस इन द रीजन। इस प्रपोज़ल का मकसद ये था कि इस पूरे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाए, सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए और पीस को और मतलब इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके दरमियान काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट्स और रिज़ॉल्व यानी कि अभी तक नहीं हो सके थे, कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो रिज़ॉल्व नहीं हो सके थे, और वो इस शर्त पे ज्वाइन करना चाहते थे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होंगे उनमें इन्वॉल्व होंगे। जो हमारे आपस में बाईलेटरल एग्रीमेंट हैं, जो किसी भी मुल्क के आपस में बाईलेटरल एग्रीमेंट होंगे उनमें सार्क का कोई भी किसी किस्म का रोल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही सार्क उसके अंदर आएगी। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान एक्सेप्टेंस वाज हेजिटेंट, इसलिए भी यानी कि उनको हिचकिचाहट थी कि उनका जो आपस में बाईलेटरल मैटर्स हैं, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो इस चीज़ से एक्सक्लूड किए जाएं और फिर वो सार्क के यानी कि मेंबरशिप को हासिल कर पाएंगे। ठीक है,
The character of SAARC was accepted by all the 7 members in the mid 1985 1985 के यानी कि दरमियान या 1985 तक या 1985 के दरमियान तक मिड 1985 तक जितने भी सार्क के मेंबर्स हैं उन तमाम ने सार्क को ज्वाइन कर लिया और इसकी जो एग्रीमेंट है इसके ऊपर वो उन्होंने साइन वगैरह कर दिए। ठीक है, सार्क इज़ द मेन व्हीकल फॉर मूविंग टुवर्ड्स ग्रेटर इंटीग्रेशन इन द रीजन सो फार। सार्क हैज़ बीन एन इनइफेक्टिव इंस्टीट्यूशन विद इनएडिक्वेट कैपेसिटीज़। हम कह सकते हैं कि सार्क के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस साउथ एशिया के अंदर यानी कि उभर के सामने आने का, लेकिन इसके बावजूद जो सार्क है वो आपस में यानी कि इसके कॉन्फ्लिक्ट अभी तक रिज़ॉल्व, स्टेट्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व नहीं हो सके और अभी तक हम नहीं कह सकते कि सार्क जो है वो एक कम्पिटेंट इदारा है या कम्पिटेंट कॉपरेशन है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं चैलेंजेस की। चैलेंजेस टू रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया, कि साउथ एशिया में जो ये रीजनल इंटीग्रेशन या सार्क मेंबरशिप आई है इसको चैलेंजेस कौन कौन से दरकार हैं। अच्छा, सबसे पहला इंट्रा रीजन एंड इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर वो कहता है कि साउथ एशिया इज़ पेरिनियली होता है यानी कि लगातार, या मतलब कोई चीज़ एक मुस्तकिल होती है। साउथ एशिया इज़ पेरिनियली प्लैग्ड विद मल्टीपल इंट्रा स्टेट रीजन एंड इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स इधर ऑन बेसिस ऑफ जियोग्राफिक बाउंड्रीज या रिलीजन या कास्ट या लैंग्वेज या एथनिसिटी। वो कहता है कि चाहे हम इंटर स्टेट की बात करें या इंट्रा स्टेट की बात करें, चाहे इंट्रा स्टेट रीजन की बात करें, इंट्रा स्टेट सिर्फ इंट्रा स्टेट्स की बात करें, यानी कि वो कहता है कि चाहे आप रीजन को ले लें, चाहे आप मुख्तलिफ स्टेट्स को ले लें जो साउथ एशिया के अंदर रहती हैं। ठीक है, उन तमाम का आपस में किसी ना किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से है, चाहे वो जियोग्राफिकली हो, चाहे वो उसका क्या नाम है रिलीजियसली हो, एथनिकली हो, आइडियालॉजिकली हो, कास्ट के हिसाब से हो, लैंग्वेज के हिसाब से हो, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा से रहा है। ठीक है, द रीजन विद कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट नेवर प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट फॉर सपोर्टिंग द एफर्ट्स टुवर्ड इंटीग्रेशन। और यही जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये जो रीजन है आज तक सही तरह डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, यानी कि इसके अंदर सही तरह से इंटीग्रेशन जो है वो नहीं हो पाई। उसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि जो ममालिक हैं इनकी आपस में सही तरह एक दूसरे से बनती नहीं है। अच्छा, इसके आगे हम अगर स्टेट्स का आपस में यानी कि रिलेशनशिप की बात करें तो अगर हम इंडिया और नेपाल को लेते हैं, अगर हम इंडिया और नेपाल की बात करें तो इंडिया और नेपाल जो है मतलब उनका काफ़ी हद तक आपस में डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है। इस डिस्प्यूट को लेते हुए 1950 के अंदर उन्होंने एक पीस ऑफ टैरिटी को साइन किया था जिसका नाम था टैरिटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, जिसके तहत यानी कि गवर्नमेंट जो है दोनों ममालिक की, नेपाल और इंडिया की गवर्नमेंट, उन दोनों ने एक दूसरे से कंसल्ट किया और बायलैटरली तौर पर अपने तमाम किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स को मीट करने के लिए उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया। ठीक है, लेकिन आगे चलते चलते इंडिया ने जो है मतलब अपनी डोमिनेशन को शो करते हुए नेपाल की जो एटॉनमी है उसके ऊपर ओवरकम करने की कोशिश की। जब इंडिया ने ऐसा किया तो नेपाल ने क्या किया, उन्होंने इंडियन इंटीग्रेशन को छोड़ के यानी कि इंडिया के साथ उन्होंने रिलेशनशिप को ख़त्म करके उन्होंने चाइना के साथ रिलेशनशिप बनाने को ज़्यादा प्रेफर किया। ठीक है, नेपाल आल्सो यूज्ड इस प्रॉक्सिमिटी विद चाइना एज टेरिटरी टू मूव अवे फ्राम इंडिया, ताकि मतलब वो अपनी स्ट्रेटजी को इंडिया से दूर हटा सकें। इसके बाद यानी कि जब 1962 में सीनो इंडियन वार हुई, ठीक है, यानी कि इंडिया की और चाइना की जब वार हुई तो नेपाल ने क्या किया कि चाइना की असिस्टेंस यानी कि चाइना की मदद से लेकर उन्होंने मतलब क्या किया कि उन्होंने एक रोड ऐसा यानी कि डेवलप किया, मतलब उनकी आपस में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक मज़ीद मजबूत हो गई। जैसे मतलब इंडिया की और चाइना की आपस में लड़ाई हुई, दूसरी तरफ चाइना और नेपाल की जो रिलेशनशिप है वो आपस में ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। ठीक है, और इसी को लेते हुए नेपाल ने जो है वो चाइना को अलाउ किया कि वो लहासा खटमांडू रोड, ठीक है, लहासा खटमांडू रोड जो है वो उसको तश्कील दे सकता है, जिसको इंडिया ने क्या समझा कि ये हमारे लिए या साउथ एशिया के लिए या इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट साबित हो सकता है कि अगर नेपाल की इंटीग्रेशन होती है या नेपाल की फ्रेंडशिप होती है चाइना के साथ। ठीक है, अच्छा दूसरी कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं श्रीलंका और इंडिया की। श्रीलंका और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट 2-3 कॉन्फ्लिक्ट हैं। ठीक है, ये भी यानी कि सार्क के हवाले से काफ़ी हद तक एक मेजर डिस्प्यूट्स के अंदर शामिल होते हैं। सबसे पहला जो क्या है कि मतलब ये डिस्प्यूट है कि इंडिया ने क्या किया है कि बहुत सारे तामिल कौन है जो श्रीलंका की यानी कि उनकी कैटेगरी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी लैंग्वेज वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं,
तो इंडिया ने क्या किया, उन बहुत सारे तमिलनाडु के जो मतलब लोग या तमिल जो हैं उनकी सिटीज़नशिप को उन्होंने कैंसिल कर दिया, या उन्होंने उनको अपना सिटीज़न माना ही नहीं है, जिसके अंदर बहुत सारे जो तमिल के लोग हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये डिस्प्यूट हो गया कि आपने उनकी सिटीज़नशिप को क्यों डिनाइल कर दिया। नंबर 2 के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि इंडिया जो है उसकी बहुत सारी इंटरफेरेंस है तमिल टाइगर जो है। तमिल टाइगर जो है वो एक यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो श्रीलंका के अंदर इंसर्जेंसी यानी कि करती है। ठीक है, और मतलब अपना एक कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने एक बनाया हुआ है कि वो किसी ना किसी तरह श्रीलंका को तोड़ के अपना एक अलग यानी कि अंदर एक तमिल टाइगर के नाम से अपना एक मुल्क बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका क्या कहता है, श्रीलंका कहता है कि ये जो तमिल टाइगर्स हैं इनको सपोर्ट हासिल है इनडायरेक्टली इंडिया की, जो कि श्रीलंका के अंदर काफ़ी हद तक इंसर्जेंसी उन्होंने मचा रखी है। ठीक है, यानी कि जो तमिल टेररिस्ट को ये इंडिया जो है सपोर्ट करता है। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर है कि मतलब रिसेंटली इंडिया ने मतलब श्रीलंका के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट वोट किया कि श्रीलंका जो है वो मतलब तमिल टाइगर के साथ वार करते हुए मतलब अपना उसका क्या नाम है, मतलब इनके मुल्क के अंदर जो है वो इंसर्जेंसी फैल रही है, ये सिक्योरिटी इशू को काबू नहीं कर पा रहे, इनकी इंटरनल इश्यूज़ के साथ जो है वो टेररिज्म यानी कि काफ़ी हद तक आ रहा है, यानी कि श्रीलंका जो है टेररिज्म को ज़्यादा फ़रोग दे रहा है। तो इस हवाले से उन्होंने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया, श्रीलंका के ख़िलाफ़ वोट दिया। जब इन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ वोट दिया तो उसके मुकाबले में जो चाइना है उसने श्रीलंका की हेल्प की, और श्रीलंका हैड अप्रोच चाइना फॉर सपोर्ट इन द US लेड मूवमेंट। ठीक है, चाइना अलॉन्ग विद 15 अदर कंट्रीज़, चाइना ने मतलब 15 दूसरे ममालिक के साथ श्रीलंका की फेवर में वोट दिया कि मतलब अनरिजॉल्व्ड इशू रिगार्डिंग इलीगल माइग्रेशन फ्राम चिटागोंग हिल ट्रैकेट्स, मतलब उन्होंने चाइना ने और 15 दूसरे ममालिक ने मिलकर अपना इसकी फेवर में वोट दिया, चाहे वो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ हैं जिसमें इशू आ इलीगल माइग्रेशन फ्राम कि श्रीलंका में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को खुद रिज़ॉल्व कर सकता है। ठीक है, इन तमाम मामलात को लेते हुए जो है मतलब इनके आपस में काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हो रहे हैं। अच्छा, अगली बात करते हैं तो मतलब इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो इनका आपस में काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है इलीगल माइग्रेशन फ्राम चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स। ठीक है, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स से जो मतलब इलीगल माइग्रेशन इंडिया से बांग्लादेश और बांग्लादेश से इंडिया। नंबर 2 के ऊपर है दोनों का जो आपस में वाटर का इशू है, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है। नंबर 3 के ऊपर है डेमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज़ की, अभी तक इनका मतलब ना एक दूसरे के साथ बाउंड्री सेट नहीं हो पाई कि मतलब किस मुल्क के पास कौन कौन सी बाउंड्री आएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो प्री पार्टीशन के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी कि एक रिलेशनशिप जो हमारा ईस्टर्न पाकिस्तान और एक वेस्टर्न पाकिस्तान का, यानी कि 1971 से पहले जो 1947 में हमारा और इंडिया का आपस में रिलेशन ख़राब हुआ, या मतलब हमने इंडिपेंडेंस जो हासिल की, वो भी उसके हिसाब से भी जो इंडिया और बांग्लादेश का जो आपस में ताल्लुकात हैं वो इतने ज़्यादा सही नहीं हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क की। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क की बात करें तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे नंबर 1 के ऊपर है रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स। ठीक है, ये इसका सबसे पहला सार्क का असूल है कि मतलब इसने तो अपने तमाम मेंबर्स की सोवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को और उनकी पॉलिटिकल इक्वलिटी को इसने सपोर्ट करनी है। ठीक है, और वो इसके अलावा अपनी तमाम किस्म के जो इसके मेंबर हैं उनको इंडिपेंडेंटली मतलब उनके हकूक़ को सपोर्ट करना है। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर है नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स इज़ वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। इसका है कि ये भी असूल है कि इसने इंटरनल मैटर्स किसी भी मेंबर्स के जो हैं उसके अंदर इसने अपना यानी कि इंटरफेरेंस नहीं करने। नंबर 3 के ऊपर है कॉपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट के, मतलब म्यूचुअली बेनिफिट के लिए इसने कॉपरेशन करनी है। नंबर 4 के ऊपर है कि ऑल डिसीजंस टू बी टेकन यूनानिमस एंड नीड अ क्योरम ऑफ ऑल इट मेंबर्स, के मतलब जो भी किसी किस्म का फ़ैसला होगा वो तमाम के तमाम 8 ममालिक मिल के आपस में उस फैसले को उस मसले का हल निकालेंगे और उस मसले का हल निकाल के उसको फिर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, यानी कि आपस में मिल के। और सबसे आखिर में जो इसका प्रिंसिपल है ऑल बायलैटरल इश्यूज़ टू बी केप्ट असाइड एंड ओनली मल्टीलैटरल इश्यूज़ टू बी डिस्कस्ड, कि किसी भी किस्म का जो मेंबर्स का आपस में डिस्प्यूट होगा, यानी कि दो मेंबर का जो आपस में डिस्प्यूट होगा उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ
मल्टीलेटरल जो ट्रेड है, यानी कि तमाम के तमाम ममालिक का जिस चीज़ में फ़ायदा होगा, सिर्फ उस डिस्प्यूट को हल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अगली बात करते हैं कि मतलब अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है कि कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो मतलब ना स्टेट के इंटरनली यानी कि पाए जाते हैं। मुख्तलिफ स्टेट्स का जो आपस में तो नहीं, लेकिन स्टेट के अंदरूनी तौर पर यानी कि जो इंसर्जेंसी होती हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं उनकी वो बात करता है। इसमें वो क्या कहता है कि अगर हम पहले नंबर पे इंडिया की बात करें तो वो कहता है कि इंडिया जो है उसको इंटरनली तौर पर बहुत सारी यानी कि सिविल वायलेंस का और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स का या सेपरेटिस्ट मूवमेंट का उससे काफ़ी हद तक यानी कि ना ख़तरा है। यानी कि मतलब सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि और भी मुख्तलिफ जो ममालिक है इसके मेंबर्स हैं, उन तमाम ममालिक को इंटरनली तौर पर अपने जो डिस्प्यूट हैं वो यानी कि उनके लिए वो भी काफ़ी हैं कि वो बजाय इसके कि वो मतलब बाहर मतलब दूसरे डिस्प्यूट में हाथ लगाएं। अच्छा, सबसे पहले वो बात करता है इंडिया की। वो कहता है कि इंडिया के अंदर जो मूवमेंट चल रही हैं, पंजाब के अंदर, कश्मीर के अंदर, आसाम के अंदर, जहाँ नागालैंड के अंदर, वो कहता है कि ये तमाम की जो सारी जो मूवमेंट थी ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। ठीक है, और ये इंडिया से अलग होकर अपनी एक अलहदा रियासत बनानी चाहती हैं। ठीक है, एक तो ये यानी कि इनका अपना स्टेट के इंटरनली तौर पर जो डिस्प्यूट है ये हो गया। ठीक है, दूसरे तौर पर वो बात करता है अपना नेपाल की। वो कहता है कि जो नेपाल है उसकी मतलब इंटरनली तौर पर काफ़ी हद तक उसे थ्रेट है। किस चीज़ का? नेपाल पॉलिटिकल सिस्टम इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर मॉइस्ट थ्रेट, कि उसे भी इंटरनली तौर पर जो उसका पॉलिटिकल सिस्टम है उसे भी मॉइस्ट थ्रेट से ख़तरा है। इस तरह जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उससे दो किस्म के ख़तरात हैं। एक तो उसकी पॉलिटिकल यानी कि उसकी अपना इकोनॉमिक फील्ड जो है वो फेल्ड होती जा रही है। दूसरा उसे ये ख़तरा है कि जो तामिल यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें काफ़ी हद तक मजबूती अख्तियार करती जा रही है। ठीक है, ये भी उसके यानी कि ना कोलैप्स होने का, जो उसकी गवर्नमेंट के कोलैप्स होने का काफ़ी हद तक ख़तरा है श्रीलंका के लिए। इस तरह वो आगे पाकिस्तान की बात करता है। वो कहता है कि पाकिस्तान में भी इंटरनली तौर पर काफ़ी हद तक एथनिक क्लैशेस पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि मतलब उसके इंटरनली तौर पर इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करने दे पा रहे हैं। ठीक है, अगली वो बात करता है। वो कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो आपस में रिलेशन है, जिनका अगर इनका रिलेशन ठीक हो गया तो इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा पूरी की पूरी सार्क ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है या मतलब इसके असरात अगर सही तरह नहीं पड़ते तो डेफिनेटली इसके मतलब बुरे असरात पड़ेंगे सार्क मेंबर्स के ऊपर या सार्क की इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि सबसे पहले शुरू करते हैं हम टू नेशन थ्योरी से। वो कहता है कि 1947 से लेकर आज तक हमारा मुल्क जो है वो उनका और हमारा टू नेशन थ्योरी के ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है, वो कहता है इसी टू नेशन थ्योरी को लेते हुए मतलब दोनों ममालिक आपस में काफ़ी हद तक जो इनका रिलेशन है वो बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि ईस्ट और वेस्ट की यानी कि बात जिस तरह होगी इस तरह इनका आपस में रिलेशन है। अच्छा, वो कहता है कि दोनों तरफ से जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, दोनों जो हैं वो मतलब अपनी टेंशन्स को ख़त्म करने के लिए काफ़ी मरतबा इन्होंने कोशिशें भी की हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बायलैटरली तौर पर किसी भी किस्म के ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट को सही तरह रिजॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, वो कहता है इनके लिए जो सबसे टेरिटोरियल मसला है वो है कश्मीर का। कश्मीर इसलिए मसला है क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि अगर कश्मीर को पाकिस्तान ने छोड़ दिया या कश्मीर के हालात के ऊपर पाकिस्तान ने बात ना की या कश्मीर अगर पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान इंटरनली तौर पर कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ वो क्या कहता है कि मतलब जो इंडिया है, इंडिया को इस वजह से डर है कि अगर उसने कश्मीर को छोड़ दिया तो इंडिया फिर सेकुलर स्टेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक सेकुलर स्टेट अपने आप को डिक्लेयर करता है। और अगर उसने मतलब इंडिया कश्मीर को छोड़ दिया जो कि एक मुसलमानों से यानी कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, यानी कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो अगर उसने इसको छोड़ दिया तो उसके अपने ममालिक के अंदर फिर बहुत सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो सर उठाना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तकरीबन पिछले 60 सालों तक दोनों ममालिक जो हैं मतलब कश्मीर के ऊपर 3 जंगें जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, और मतलब अभी भी लोअर लेवल के ऊपर बहुत सारी इंसर्जेंसी हर वक्त तकरीबन कंटिन्यू रहती हैं और जो इन दोनों ममालिक के रिलेशंस को काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब किए हुए हैं। अगर हम 1947 से लेकर 1956 तक की बात करें तो दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रेड होती थी तकरीबन पाकिस्तान की 2/3 जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट है वो हमारी इंडिया के साथ होती थी। ठीक है, इसमें वो क्या कहता है कि
मतलब इंडिपेंडेंट से बाद भी मोर देन हाफ ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट केम फ्राम इंडिया। पाकिस्तान की जो आधे से ज़्यादा इंपोर्ट हैं वो इंडिया से आती थी, और पाकिस्तान की जो मतलब 2/3 जो इसकी एक्सपोर्ट है वो इंडिया की तरफ जाती थी, ठीक है। और इसके साथ साथ वो कहता है कि मतलब सिर्फ इस वजह से कि सिक्योरिटी थ्रेट और टेरिटरी या थ्रेट की वजह से दोनों की जो ट्रेड है वो बहुत हद तक कम हो गई आपस में, ठीक है, जो कि काफ़ी हद तक मतलब साउथ एशियन कंट्रीज़ दूसरे ममालिक के लिए भी एक मतलब अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगली वो बात करता है, वो कहता है कि मतलब इस वजह से भी सार्क फेल हो रही है। उसकी वजह यह है कि लैक ऑफ कॉमन थ्रेट। कॉमन थ्रेट से वो यानी कि ना इस ये मुराद ले रहा है। वो कहता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ईस्टर्न यूरोप के अंदर सोवियत यूनियन ग्रो कर रही थी, या मतलब उसका क्या नाम है, वेस्टर्न यूरोप के अंदर जिस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ग्रो कर रहा था ख़ास तौर पर जंग अज़ीम दोम के बाद, तो ये मतलब जो वहाँ के ममालिक हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ या जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ये काफ़ी एक थ्रेट बन गया कि अगर हमने आपस में इंटीग्रेशन ना की तो हो सकता है अमेरिका या सोवियत यूनियन हमारे ऊपर हमला करके हमें अपना हिस्सा बना लें, ठीक है। तो लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यूरोपियन यूनियन बनी, और इटली और जर्मनी जो है वो ये ममालिक आपस में मिल गए, ठीक है, और इन्होंने यूरोपियन यूनियन मिला ली। यानी कि इनके पास एक काफ़ी हद तक एक मजबूत किस्म का मोटिव था, ठीक है। मोटिव ये था कि मतलब इनको एक कॉमन थ्रेट था इस सोवियत यूनियन और अमेरिका से, अमेरिकन यूनियन से, जो कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद काफ़ी हद तक इनके लिए एक ख़तरा बन के सामने आ गई थी। वो कहता है कि मतलब ये थ्रेट टेरिटोरियली भी हो सकता है, आइडियालॉजिकली भी हो सकता है, या पॉलिटिकल डोमिनेशन के हवाले से भी हो सकता है। ये थ्रेट जो होते हैं ये मोटिवेट करते हैं मुख्तलिफ नेशंस को कि वो आपस में मिल जाएँ, जो यानी कि स्मॉल स्टेट्स होती हैं, और एक मजबूत स्टेट बनकर सामने आ जाएँ, ठीक है, और उनके तमाम किस्म के जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए। वो कहता है कि इसी तरह मतलब एशियन, जो ASEAN, एशियन क्यों बनी? एशियन सिर्फ इसलिए बनी कि जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनको एक तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो चाइना के अंदर आ गया था उससे ख़तरा था, और बजाते खुद चाइना से भी ख़तरा था, ठीक है, क्योंकि चाइना के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम है, कम्युनिज़म का निज़ाम है। उस कम्युनिज़म के निज़ाम की वजह से जो मतलब उसके मेंबर्स कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि चाइना जो है वो दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसको 16 बॉर्डर पड़ते हैं, ठीक है, यानी कि 16 ममालिक के साथ उसका रिलेशन यानी कि उसके बॉर्डर हैं, ठीक है। और मतलब ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारे वो ममालिक थे जो मतलब एशियन मेंबर आज बन गए हैं, ठीक है। ये एशियन इसलिए बनाई गई ताकि ये मतलब इसको इनको चाइना का यानी कि ये चाइना के कम्युनिज़म सिस्टम से ये बच सकें, और इसलिए इनके पास ये भी एक कॉमन थ्रेट था। लेकिन वो कहता है कि अगर हम इसी तरह साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में किसी भी किस्म का ऐसा सिग्निफिकेंट थ्रेट तो है ही नहीं, ठीक है, यानी कि सिग्निफिकेंट थ्रेट तो किसी किस्म का भी नहीं है। लिहाजा जब किसी किस्म का सिग्निफिकेंट थ्रेट नहीं होगा तो फिर जो नेशंस हैं मतलब वो आपस में किसी भी किस्म की इंटीग्रेशन करने से हिचकिचाएंगी, या वो इंटीग्रेशन अगर उन्होंने किया भी तो वो मजबूत इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उन्हें कोई एक्सटर्नल थ्रेट या कोई कॉमन थ्रेट उनके पास है ही नहीं, ठीक है। और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ और दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के दरमियान पाया जाता है कि उनके पास सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारे पास किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। और सिक्योरिटी थ्रेट ना होने की वजह से हमारे जो सार्क मेंबरशिप है या जो सार्क कंट्रीज़ हैं इनका आपस में मतलब ये जो इंटीग्रेशन है मजबूत नहीं हो पा रही, ठीक है। अगली वो बात करता है प्रोटेक्शनिज़म की। प्रोटेक्शनिज़म के अंदर वो ये कहता है कि द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ साउथ एशियन नेशंस वाज बेस्ड ऑन द गोल ऑफ सेल्फ सफिशेंसी। अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि क्या होता है कि बहुत सारे जो छोटे ममालिक हैं वो बड़े ममालिक से तिजारत करने की बजाय मतलब बाहर वाले मुल्कों के साथ तिजारत यानी कि अपने रीजन के अंदर तिजारत करने की बजाय वो आउटर रीजन के अंदर तिजारत करने को ज़्यादा प्रेफर देते हैं या मतलब ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ठीक है। इसमें वो क्या एग्जांपल देता है, वो कहता है कि अगर यानी कि ना इसकी वजह ये है कि इस रीजन के अंदर जो मोस्टली मतलब ट्रेडिंग का फोकस है वो इंडिया के पास है, ठीक है। अगर ये तमाम छोटे ममालिक इंडिया से तिजारत करते हैं तो इंडिया जो है मतलब वो अपना डोमिनेंस एक तो शो करेगा, ठीक है, उसकी यानी कि ये होगा कि मतलब मेरा जो डोमिनेंस है वो दूसरे मतलब रीजन के ममालिक से ऊपर हो गया, ठीक है, और इसी तरह मतलब जो बाकी ममालिक हैं वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं। अब इसी चीज़ से या इस ताने से बचने के लिए ख़ास तौर पर जो नेपाल और बांग्लादेश जैसे ममालिक हैं ये अपनी बहुत सारी जो इंपोर्ट हैं ये बेशक हायर कास्ट में कर लेते हैं लेकिन इंडिया और पाकिस्तान से नहीं करते, ठीक है। यानी कि आउटर रीजन से ये मतलब चीज़ें सप्लाई कर लेंगे
यानी कि अपने रीजन से बाहर से, आउटसाइड ऑफ द रीजन, लेकिन इन टू द रीजन इंडिया से या पाकिस्तान से किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट या किसी भी किस्म की जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है वो नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह मतलब वो आगे क्या बात करें, वो कह रहे हैं कि अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो है वो मतलब अपना रेलवे का सामान मंगवाने के लिए या अपने रेलवे के डब्बे वगैरह, रेलवे कोचेज़ मंगवाने के लिए वो रोमानिया से रब्ता कर लेगा, मतलब लेकिन फिर भी इंडिया से रब्ता नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद कि इंडिया के पास बेटर किस्म की और सस्ती किस्म की रेलवे कोचेज़ अवेलेबल हैं, दस्तियाब हैं बेचने के लिए, लेकिन वो उनसे नहीं लेंगे बल्कि बाहर यानी कि दूसरे रोमानिया जैसे कंट्री से वो जो है वो अपना रिलेशन इम्प्रूव कर लेंगे। वो इसी तरह यानी कि आगे बात करता है कि अगर हम इसी तरह जो श्रीलंका है वो अपना सीमेंट मंगवाने के लिए या वो साथ साथ शिपिंग का सामान मंगवाने के लिए, मतलब शिप बिल्डिंग वगैरह करवाने के लिए वो भी दूसरे ममालिक की हेल्प ले लेगा, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की वो हेल्प नहीं लेगा, साउथ कोरिया की वो हेल्प ले लेगा। ठीक है, तो ये तमाम किस्म के वो प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब एक ट्रेड यानी कि हिंड्रेंस बन रहे हैं, मतलब आपस में ममालिक के दरमियान बहुत सारे सालों से इंक्रीजिंग ट्रेड लिंक्स विद इंडिया हैज़ बीन सब्जेक्ट टू टफ रेजिस्टेंस फ्राम इंडस्ट्री मेंबर्स। और इसी तरह मतलब जो इंडस्ट्रियल मेंबर्स हैं वो इंडिया से ट्रेड करना अपने आप के लिए काफ़ी एक मुश्किल यानी कि मरहला समझते हैं। ठीक है, अगली वो बात करता है लैक ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इसमें ये एक बात करता है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ हैव ट्रेड लिटिल विद ईच अदर बट ट्रेड मच विद अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पार्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। यही बात होगी, वो कहता है कि मतलब जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो आपस में ट्रेड करने के बजाय वो दूसरी नेशंस जो कि साउथ अमेरिकन है या नॉर्थ अमेरिकन है या जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ वो ट्रेड करने को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, वो कहता है कि इन तमाम ममालिक में जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन सेम है। ठीक है, एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो ये तमाम साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर या कुछ इसी किस्म के मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपस में। लेकिन इंपोर्ट करने की बात करें तो ये पेट्रोलियम और दूसरे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जो हैं वो यानी कि कैपिटल यानी कि पैसे मईशत के हवाले से जो यानी कि चीज़ें आती हैं ये इनको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है, वो कहता है कंसिक्वेंटली मतलब जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनके आपस में मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बनिस्बत कम्प्लीमेंट्री स्टेज होने के। वो कहता है कि मतलब एक कम्प्लीमेंट्री स्टेज होने के बजाय इनका आपस में हमेशा कंपटीशन होता है। ठीक है, कि मतलब किसी तरह आपस में ट्रेड करने के बजाय दूसरे ममालिक से ट्रेड करने को फ़रोग ये देना बेहतर समझते हैं। ठीक है, आगे वो कहता है कि जो तमाम ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनके पास एक तो लेबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इस लेबर के मुकाबले में इनके पास मतलब इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, यानी कि इनकम पर कैपिटा जो है इन ममालिक की बहुत ज़्यादा वीक है और मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर को फ़रोग करने के बजाय ये ममालिक आपस में सही तरह से रिलेशन नहीं कर पा रहे। ठीक है, यानी कि दूसरे ममालिक से रिलेशनशिप इम्प्रूव करने को ज़्यादा प्रेफर देते हैं। आगे वो बात करता है पावर एसाइमेट्री एंड जियोग्राफिक डिपेंडेंसी। वही बात आगे कि पावर एसाइमेट्री से मुराद ये है कि मतलब पावर को अपने हाथ में रखना। एसाइमेट्री से मुराद है कि किसी एक साइड यानी कि जो पलड़ा एक साइड पे ज़्यादा भारी हो गया दूसरी साइड से बिल्कुल इतना ज़्यादा भारी नहीं है। मसलन इंडिया का रोब रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया बनिस्बत दूसरे कंट्रीज़ के। एसाइमेट्री एंड जियोग्राफिक डिपेंडेंसी। अच्छा, इसमें वो ये बात करता है कि मतलब एसाइमेट्री हमेशा उसके पास होगी या पावर हमेशा उसके पास होगी जिसकी इकॉनमी मजबूत होगी, जिसकी मिलिट्री मजबूत होगी। ठीक है, और ये ज़ाहिर सी बात है कि इंडिया की जीडीपी भी ज़्यादा है, इंडिया की मिलिट्री भी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें देयर इज़ एक्सट्रीम एसाइमेट्री ऑफ पावर बैलेंस अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज़ के एक्सट्रीमली तौर पर जो पावर यानी कि पावर साइमेट्री है या पावर इम्बैलेंस है वो साउथ रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वो कहता है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास तकरीबन तमाम सार्क पॉपुलेशन की कलेक्टिवली 75% जो सार्क पॉपुलेशन है वो इंडिया के पास है। ठीक है, यानी कि 75% सार्क की पॉपुलेशन का इंडिया के पास है। आगे वो बात करता है कि 80% जो जीडीपी है वो इंडिया के पास है। फिर वो बात करता है कि सेकंड और थर्ड जो यानी कि द सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट मेंबर स्टेट्स अमंग अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 10% एंड 7% रिस्पेक्टिवली। वो कहता है कि इंडिया के बाद जो दूसरे ममालिक आते हैं इस रीजन के अंदर उनमें से किसी के पास 10% होल्ड है या किसी के पास 7% होल्ड है या कलेक्टिवली बाकी जो ऊपर वाला 20% जीडीपी बचती है वो इन बाकी यानी कि रीजन या सार्क मेंबर्स की बनती है। मिलिट्री की बात करें तो इंडिया के पास जो
ट्रिमेंडियस मिलिट्री पावर है बनिस्बत बाकी तमाम सार्क मेंबर से, ठीक है। बाकी जो फैक्टर की बात करें, इंडिया के जो कॉमन बॉर्डर्स हैं, सिर्फ अफ़गानिस्तान और मालदीव के अलावा इंडिया का जो बॉर्डर है वो बाकी तमाम ममालिक से मिलता है जो सार्क के मेंबर्स हैं, ठीक है। इसी तरह मतलब पाकिस्तान को छोड़ के बाकी किसी भी मुल्क का इंडिया के अलावा किसी और सार्क मेंबर से बॉर्डर नहीं मिलता, ठीक है। और नेपाल और भूटान जो हैं ये दोनों लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, ठीक है। और ये लैंड लॉक्ड कंट्री होने के साथ इंडिया के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी किसी भी एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ ट्रांजिट करने के लिए, यानी कि एक्सटर्नली वर्ल्ड के साथ अगर वो ट्रांजिट करना चाहते हैं तो वो इंडिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, जबकि नेपाल और भूटान जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। वैसे दूसरी तरफ तो अफ़गानिस्तान भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, लेकिन वो पाकिस्तान के ऊपर या ईरान के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अगली बात करें तो मतलब बांग्लादेश जो है मतलब उससे चारों तरफ से सिर्फ समंदर को छोड़ के बाकी उसका सारा बॉर्डर जो है वो सिर्फ इंडिया के साथ मिलता है, यानी कि उसको इंडिया का रोब जो है वो बहुत हद तक है, और सिर्फ यानी कि उसको इंटरनेशनल सी जो है उसके ऊपर डायरेक्ट एक्सेस हासिल है, वरना बाकी तमाम जानब से वो इंडिया से घिरा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिलेशन ऑफ इंडिया विद अदर अपना नेबर स्टेट्स। वो कहता है कि मतलब शुरू से लेकर आज तक इंडिया का जो रिलेशन है बाकी तमाम अपने नेबर्स के साथ वो हॉस्टाइल रिलेशन रहा है। हॉस्टाइल से क्या मुराद है, यानी कि एनिमी रिलेशन, ठीक है, यानी कि फ्रेंडली रिलेशन नहीं बल्कि एक एनिमी का रिलेशन आपस में रहा है। These factors have caused India to be perceived as a threat by all the countries in the South Asia। यही जो इंडिया की डोमिनेशन है ये बाकी तमाम ममालिक के लिए एक थ्रेट के तौर पर सामने आती है कि वो किस तरह यानी कि तमाम ममालिक साउथ एशियन कंट्रीज़ आपस में मिलकर कैसे इंटीग्रेट हो जाएं, जबकि इंडिया की डोमिनेशन इतनी ज़्यादा है। तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ सार्क एंड आर्ग्यूएबली टिल दिस डेट, वो कहता है कि सार्क की मतलब जब सार्क फाउंड की गई 1980 के अंदर, मई 1980 के अंदर, उस वक़्त से लेकर आज तक इंडिया का अपने तमाम बाकी मेंबर्स के साथ जो रिलेशन है वो डिस्ट्रस्ट, हॉस्टिलिटी और एप्रीहेंशन रिलेशन रहा है, यानी कि कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं रहा इंडिया का दूसरे ममालिक के साथ। इंडिया जॉइन द सार्क ऑन द कंडीशन, इंडिया ने सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से इस कंडीशन पर सार्क को ज्वाइन किया था कि वो अपने किसी भी किस्म के सिक्योरिटी इश्यूज़ या किसी भी किस्म के बायलैटरल जो इश्यूज़ हैं वो सार्क के अंदर सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि सार्क के बाहर जो है वो इन तमाम इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसके अलावा आगे यानी कि इंडिया को ये ख़तरा है कि कहीं ये ना हो जाए कि ये तमाम छोटे ममालिक मिलकर मेरे ख़िलाफ़ हो जाए और ये मेरे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए, ठीक है। इसमें ये कहता है कि India also had the initial apprehension regarding SAARC that it may be an effort of neighboring countries to gang up against India। वो कहता है कि हो सकता है ये जो SAARC मेंबर्स की आपस में इंटीग्रेशन हो रही है ये एक गैंग के तौर पर इंडिया के सामने आए और इंडिया के सिक्योरिटी के लिए ये थ्रेट साबित हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। अच्छा, मैं और आपको बताऊं कि ये मतलब पार्ट 1 है इसका, अभी इसके और मेन ऑब्जेक्टिव्स की आगे हम बात करेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन की। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे। हमने सार्क का टॉपिक शुरू किया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसके अंदर तमाम सार्क मेंबर जो हैं वो साउथ एशिया रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तकरीबन टोटल जो हैं वो 8 मेंबर्स हैं। 8 मेंबर्स का मैं एक मरतबा फिर यानी कि ज़िक्र कर देता हूँ, उनका नाम क्या क्या है उन 8 मेंबर्स का। उन 8 मेंबर्स के अंदर आते हैं जी आपके इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और रिसेंटली 2005 के अंदर जिसे ज्वाइन किया अफ़गानिस्तान ने, ठीक है। रिसेंटली नहीं लेकिन मतलब 15 साल तो हो ही गए हैं, लेकिन मतलब सबसे जो आखिरी मेंबर बना वो अफ़गानिस्तान बना। अच्छा, इन तमाम के दरमियान आपस में जो रिलेशन है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, यानी कि हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि ये जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मई 1984 में क़याम में आई, इसके अंदर पोटेंशियल तो है, ठीक है, यानी कि तकरीबन 21% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इसके पास है, 3% जो एरिया है वो इसके पास है, ठीक है। इसके पास
पोटेंशियल तो है यानी कि अपना आप मनवाने का, लाइक यूरोपियन यूनियन, लाइक एशियन, ठीक है, यानी कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं। मेनली जो कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं वो इंडिया के दूसरे यानी कि दूसरी जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे बड़ी वजह है ही इंडिया, ठीक है, इसकी कामयाबी में भी और इसके फेलियर में भी, ठीक है। कामयाबी में किस तरह यानी कि इंडिया का रोल हो सकता है, कामयाबी में इस तरह क्योंकि इंडिया का पूरे रीजन के अंदर बहुत बड़ा इसका यानी कि भारी भरकम हाथ है। इंडिया की मिलिट्री मजबूत है, इंडिया की इकॉनमी मजबूत है, इंडिया का जियोग्राफिकली तमाम के तमाम जो मेंबर्स हैं एक्सेप्ट अफ़गानिस्तान और भूटान उसके साथ इसके साथ यानी कि इसका डायरेक्टली लिंक बनता है, ठीक है, तमाम मेंबर्स के साथ। जबकि पाकिस्तान के अलावा किसी भी मेंबर का आपस में यानी कि इंडिया के अलावा किसी और मेंबर के साथ कोई उसका जियोग्राफिकली कोई लिंक नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंस बनता है, कल्चर का डिफरेंस बनता है, उसके बाद इनकी लैंग्वेज का डिफरेंस बनता है, बाज़ का रिलीजन का डिफरेंस बन जाता है। तो मतलब बहुत सारे जो डिस्प्यूट हैं आपस में वो बिखरे पड़े हैं, ठीक है। अगर इन हम तमाम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली सार्क के अंदर इतना पोटेंशियल या इतना स्टेमिना है कि ये अपना लोहा मनवा सकता है। लेकिन हठ धर्मी की वजह से, कुछ यानी कि लीडरशिप की वजह से, कुछ सार्क की अपनी ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि करैक्टर की वजह से, कुछ इसके करैक्टर के अंदर ऐसी गलतियाँ कि जिनकी वजह से सार्क जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही। इंशाल्लाह हम उसको आहिस्ता आहिस्ता या मतलब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सार्क की जो बॉडीज़ हैं, रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज़, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो सार्क की रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है वो है सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हम SCCI भी कहते हैं। सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि इसका मकसद ये है कि एक बिज़नेस लिंकेज क्रिएट किया जाए, यानी कि एक बिज़नेस लिंकेज को इनकरेज किया जाए। तमाम मेंबर्स के जो आपस के यानी कि बिज़नेस लिंकेज हैं उनको कनेक्टिवली एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए, इकोनॉमिकली एक दूसरे को इंप्रूव किया जाए, इंटरस्टेट ट्रेड जो है उसको प्रमोट किया जाए, साथ साथ इंट्रा स्टेट ट्रेड को प्रमोट किया जाए, लेबर प्रमोशन की जाए, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की जाए, लेबर एक्सचेंज की जाए, कैपिटल एक्सचेंज किया जाए, ठीक है। इन तमाम को प्रमोट करना, चाहे वो स्मॉल लेवल पे हो चाहे वो मीडियम लेवल पे हो, यानी कि किसी भी लेवल का एंटरप्राइज क्यों ना हो, इसका फोकस यही होता है कि ये किसी ना किसी तरह बिज़नेस लिंकेज को इनकरेज करे मेंबर्स के दरमियान या एंटरप्रेन्योर्स के दरमियान। दूसरा है इसका जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी वो है सार्क लॉ, SAARCLAW। सार्क लॉ यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इन लॉ। इसका मतलब ये होता है कि ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है और मतलब इसका मतलब मकसद ये होता है कि ये 1991 में बेसिकली इसको बनाया गया था सार्क लॉ को, ठीक है। और दी एसोसिएशन ऑफ लीगल कम्युनिटीज़ ऑफ सार्क नेशनल्स विद एस्टेब्लिशिंग कोलंबो, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो कोलंबो के अंदर हुई थी, ठीक है। और इसका ये मतलब होता है कि कुछ जो सार्क के बुनियादी तौर पर कलेक्टिवली जो लॉ हैं उनको तमाम के तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो कलेक्टिवली फॉलो करें, ठीक है, सार्क लॉ को। आगे आता है साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, SAFA, SAFA, साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। 1984 में ये बनाया गया था SAFA जो था, दिस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड सर्विंग द अकाउंटेंसी प्रोफेशन इन द साउथ एशियन रीजन। कि साउथ एशिया के अंदर इसका ये ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि मतलब इसके जो जितने भी जो प्रोफेशन आते हैं साउथ एशियन रीजन में उनको एक तो स्ट्रेंथन किया जाए और दूसरा उनकी अकाउंटेंसी की जाए। इस मकसद के लिए साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट क्रिएट किया गया। दूसरा है SAF, साउथ एशिया फाउंडेशन, नंबर 4 के अंदर है साउथ एशिया फाउंडेशन। साउथ एशिया फाउंडेशन जो है वो एक नॉन प्रॉफिट और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये फाउंड की थी यूनेस्को से, यानी कि यूनेस्को का जो एम्बेसडर था मनजीत सिंह ने सन 2000 के अंदर इसको फाउंड किया था, साउथ एशियन फाउंडेशन को। साउथ एशियन फाउंडेशन जो है ये यानी कि एक रीजनल कॉपरेशन है जिसका एजेंडा बिल्कुल वही है जो यूनेस्को का एजेंडा है, ठीक है। इसकी ये जो मतलब SAF इंस्टीट्यूशन है ये ऑफ़र करता है मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट्स को जो रेंज करते हैं क्लाइमेट से लेकर ग्रीन एनर्जी, ह्यूमन राइट्स और विजुअल आर्ट्स को। यानी कि इसका मकसद ये है SAF का जो कि साउथ एशियन फाउंडेशन है कि रीजन के अंदर आर्ट्स को
प्रमोट किया जाए, कल्चर को प्रमोट किया जाए, लिटरेचर को प्रमोट किया जाए, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया जाए, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर लोगों को आगाह किया जाए। ठीक है, ये इसका मकसद था। नंबर 5 के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है साउथ एशिया इनिशिएटिव टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। इसका मकसद क्या था? ये 2005 के अंदर बनाई गई रीजनल फोरम के ऊपर। इसका मकसद ये था कि जितनी भी बच्चों के अगेंस्ट वायलेंस होती है साउथ एशिया में उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है, या उसको अकाउंट किया जाए। उसके बाद सबसे आखिरी जो फाउंडेशन है मतलब इसकी वो है फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर। इसका मकसद ये होता है कि मतलब जो कल्चर कनेक्टिविटी है उसको मजबूती फराम की जाए, यानी कि जो भी आपस में कल्चर जिन ममालिक के मैच होते हैं या जिनके नहीं मैच होते वहाँ पर पीपल एक्सचेंज की जाए, वहाँ पर लोगों को एक दूसरे के मुल्क में यानी कि पीपल टू पीपल इंटरेक्शन किया जाए, मीडिया कैंपेन्स चलाई जाए और एक दूसरे के रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाए, या मतलब कल्चर इंटरेक्शन को जो है वो या कल्चर कनेक्टिविटी को सार्क नेशंस के दरमियान इम्प्रूव किया जाए। अच्छा जी, अब बात करते हैं बेसिक सार्क की। सार्क बज़ाते खुद जो है ये 1985 के अंदर इस्टेब्लिश की गई। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो खटमांडू नेपाल के अंदर है। ठीक है, मेंबर हमने पहले आपको बता दिए, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान। अच्छा, इसके ऑब्ज़र्वर स्टेटस में कौन कौन से ममालिक आते हैं? म्यांमार जो है वो मतलब फुली मेंबरशिप मतलब फ्यूचर मेंबरशिप इसका बन सकता है। ठीक है, म्यांमार जिसे हम बर्मा भी कहते हैं। इसके अलावा जो तुर्की और रशिया हैं वो भी ऑब्ज़र्वर स्टेटस के अंदर हैं। ठीक है, यानी कि वो भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहते हैं सार्क के अंदर। इसके अलावा जो बाकी दूसरे ऑब्ज़र्वर स्टेटस हैं अपने यानी कि हमारे रीजन के बाहर से ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये भी मतलब सार्क के अंदर ऑब्ज़र्वर स्टेटस के तौर पर सामने आते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी सार्क की होती हैं कन्वेंशंस वगैरह उनमें इनके जो लीडर्स हैं वो शमूलियत अख्तियार करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं तो मतलब इसके विजन की बात करें। 1998 के अंदर सार्क का जो विजन था वो ये था कि मतलब एक कॉमन कल्चर, एक कॉमन एथनिसिटी, एक कॉमन हिस्ट्री और कॉमन जियोग्राफी को जो है वो प्रमोट किया जाए या वो शेयर किया जाए मेंबर्स के दरमियान। ठीक है, ये इसका विजन था। इस विजन को साथ रखते हुए 1998 के अंदर एक 2 या 3 चीज़ों को इस्टेब्लिश किया गया कि मतलब एक स्टेप बाय स्टेप एक वक्फे के लिहाज से 3 या 4 जो मकसद हैं या 3 या 4 जो एम्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा या उनको अचीव किया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? मतलब 1998 में इन्होंने ये फ़ैसला किया था, ये इनका विजन था कि हम एस्टैब्लिश करेंगे द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया बाय 2010 कि 2010 तक पूरे रीजन के अंदर साउथ एशिया फ्री ट्रेड जो मतलब एरिया है उसको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2015 तक इनका विजन ये था कि एक कस्टम यूनियन जो है वो बनाई जाएगी, 2015 तक उसको कंप्लीट किया जाएगा। और नंबर 3 के ऊपर जो था एक इकोनॉमिक यूनियन जो है वो 2020 तक वो क्रिएट की जाएगी। ठीक है, ताकि मतलब तमाम मेंबर जो हैं वो आपस में इकोनॉमिकली कस्टम के लिहाज से और फ्री ट्रेड के लिहाज से एक दूसरे को हेल्प कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं मतलब इसकी अचीवमेंट्स की और कुछ फेलियर्स की। सार्क की अचीवमेंट्स कौन कौन सी हैं थी और कौन कौन से इसके फेलियर हैं और कौन कौन से थे। ठीक है, सबसे पहला है रिलीजियस एंड एथनिक डिफरेंस के तमाम जो इसके कंट्रीज़ जो मेंबर्स हैं वो या तो रिलीजियसली डिफरेंट हैं या एथनिकली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, इन तमाम डिफरेंस होने की वजह से ये जो पूरे का पूरा रीजन है ये आपस में डिवाइड हुआ पड़ा है। ठीक है, और इस डिवीज़न की वजह से बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वो हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जैसे आप अगर इंडो पाक की या बरसगीर की बात करते हैं तो मतलब 1947 से पहले तो ये 3 ममालिक थे जो बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हुए। किस बुनियाद पे हुए? सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे हुए, 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पे हुए। और वही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आज भी यानी कि रेस करता है कि इन दोनों ममालिक का आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट, ख़ास तौर पर कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सका। ठीक है, 20वीं सदी के अंदर मतलब सिर्फ रिलीजियस और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो पूरा साउथ एशियन रीजन है वो मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो गया। अगर पॉपुलेशन के हवाले से मतलब ये जो जियोग्राफिकल
प्रोमिनेंस इसके पास काफ़ी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रीजन कैन नॉट बी एबनिगेटेड, कि मतलब जियोग्राफिकली कोई भी जो कंट्री है या कोई भी जो मतलब एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है वो सार्क यूनियन को जियोग्राफिकली इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, मुख्तलिफ लिहाज से इसकी जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अगली बात करते हैं। वो कहता है कि क्योंकि इसके अंदर 1.5 बिलियन से ज़्यादा लोग बसते हैं इस रीजन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा 2 स्टेट्स न्यूक्लियर पावर्स हैं, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, सो इट वाज अ डिमांड फॉर अ जॉइंट कन्वर्जेंट प्लेटफॉर्म फॉर एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन बिटवीन द मेंबर स्टेट्स ऑफ दिस रीजन। तो ये मतलब बेसिकली एक डिमांड करता है कि ये तमाम स्टेट्स आपस में मिलकर एक रीजनली लेवल के ऊपर जो है वो एक कॉपरेशन बनाएं और उस कॉपरेशन को मजबूती फराहम करें, और वो एक ऐसा प्लेटफार्म हो जो तमाम यानी कि मेंबर्स की नुमाइंदगी करे और उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी मुकाबला यानी कि मुकाबले के ऊपर उनको लेकर आए। ठीक है, अच्छा आगे अगली बात करते हैं। नंबर 2 के ऊपर है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मतलब जो सार्क केम इनटू बीइंग इन 1885 एज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1985 के अंदर सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ना सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने आई, बल्कि इसका ये भी मकसद था कि मतलब ये ऐसे आइडियाज़ को प्रमोट करे जिनके जो यानी कि पीस आइडियाज़, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कल्चरल ग्रोथ, सोशल एडवांसमेंट और मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, इन तमाम चीज़ों को प्रमोट करें। ये भी सार्क का जो है वो एम था या इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। नंबर 3 के ऊपर है कंसर्न ओवर द मेंबरशिप। कंसर्न ओवर द मेंबरशिप की अगर बात करें कि मतलब कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो मतलब इसके अंदर मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि मतलब एक तो पूरे रीजन की जो जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन जो यहाँ की है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एरिया मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जियोग्राफिकली इनकी इंपॉर्टेंस इस पूरे रीजन की काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जो मतलब मेंबर्स इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, जो ममालिक वो चाइना, ईरान और बहुत सारी जो यूरोपियन स्टेट्स हैं वो एक ऑब्ज़र्वर के तौर पर इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा मतलब उन्होंने एक ऑब्ज़र्वर स्टेटस के तौर पर सामने आई हुई हैं। ठीक है, और हो सकता है कि अनकरीब उनको मतलब इस रीजन का हिस्सा भी बना लिया जाए। ठीक है, अच्छा नंबर 4 के ऊपर है अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन के अंदर बात करें, इट इज़ स्टिल अ यूज़फुल टूल फॉर स्मॉलर कंट्रीज़ टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन एट द बायलैटरल लेवल। ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन के हवाले से जो स्मॉलर स्टेट्स आती हैं इस रीजन के अंदर, उनकी यही कोशिश होती है कि वो आपस में मिल बैठकर अपने तमाम डिस्प्यूट्स को बायलैटरली तौर पर इस रीजन के ज़रिए सॉल्व करें और आपस में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स और कशीदगियाँ वगैरह हैं उनको साइड पे हटा के एक कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करें। ठीक है, 1985 से लेकर आज तक मतलब हम कह सकते हैं कि स्लोली बट कंटिन्यूसली ये जो सार्क रीजन है या मतलब सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर या एक प्रोग्राम के तौर पर हमेशा ऊपर ग्रो करती गई है। ठीक है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन 1985 से 2020 तक इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्लो रही, लेकिन कंटिन्यूसली रही है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, अगली बात है कि नंबर 5 के अंदर रीजन इज़ फेसिंग मैनी इश्यूज़। ठीक है, कि सम इश्यूज़ रिक्वायर वोल रीजनल अटेंशन, मतलब कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि आप उनको बायलैटरली तौर पर सॉल्व नहीं कर सकते। ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो पूरे रीजन के इश्यूज़ हैं, मतलब 8 मेंबर्स हैं इसके और तमाम मेंबर्स का ये कलेक्टिवली इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, मसलन टेररिज्म, पॉवर्टी, डेप्रीवेशन ऑफ फूड, ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सट्रीमिज़म या इकोनॉमिक क्राइसिस, ये तमाम के तमाम ऐसे कोर इश्यूज़ हैं जो उस वक्त तक रिज़ॉल्व नहीं हो सकते जब तक तमाम मेंबर्स आपस में सर जोड़कर नहीं बैठते। एक उसके लिए एक जॉइंट एफर्ट चाहिए होती है, क्लोज़ कोऑर्डिनेशन मेंबर्स के दरमियान चाहिए होती है, ताकि किसी भी किस्म का जो थ्रेटनिंग इशू है उसको सॉल्व किया जा सके। नंबर 6 के ऊपर है फेल्ड टू अकम्प्लिश इट्स एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स, के मतलब जो सार्क के एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स थे वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में तो आज भी पूरे होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर उनकी कोई औकात नहीं मिलती। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सार्क की पिछले 25 सालों में जितने भी मतलब
उसका क्या नाम है, इसकी ऑर्गेनाइजेशंस के सेमिनार्स हुए, वर्कशॉप्स हुई या ट्रेनिंग कोर्सेज़ हुए, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्टिविटीज़ के तौर पर तो सामने आती हैं, या एक मतलब हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में तो वो नज़र आती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर उनका कहीं हमें वजूद जो है वो नज़र नहीं आता। उसकी क्या वजह है कि पिछले 25 सालों में एक तो इन तमाम मुल्कों में आपस में पॉलिटिकल डिफरेंस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, पुअर इकोनॉमिक स्टेट्स हैं ये, ठीक है, जो मतलब इसके मेंबर्स हैं, और लिहाजा इन्हीं तमाम वजूहात से ग्राउंड रियलिटी के ऊपर कोई भी तरक्की होती हुई हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। लिहाजा इसके जो एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसलिए आज तक फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 7 के ऊपर वो कहता है कि सार्क फेल्ड टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ अफेक्टेड एरियाज़, कि मतलब मोस्टली जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं आज तक वहाँ पर सार्क ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम उसको अप्रिशिएट कर सकें, ठीक है। मिसाल के तौर पर कि जो बांग्लादेश साइक्लोन आया 1991 के अंदर, यानी कि बांग्लादेश के अंदर जो एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट आई, उसके अंदर हमें सार्क का कोई रोल नज़र नहीं आता, ना ही सार्क मेंबर्स ने आपस में मिलकर या सार्क ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब सर जोड़ के उसकी मदद की हो। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया उसमें सार्क की कोई हमें एक्टिविटी या कोई हमें अचीवमेंट नज़र नहीं आती। पाकिस्तान में 2010 में जो सैलाब आया KPK में और मतलब सिंध के इलाकों में, पंजाब के इलाकों में, उसमें से भी यानी कि कोई हमें नज़र नहीं आता कि मतलब सार्क की एक्टिविटी हमें यानी कि कोई नज़र आती हो, कोई ऐसी यानी कि नज़र नहीं आ रही, ठीक है। इसके अलावा किसी भी किस्म की मतलब जो फूड सिक्योरिटी हो या मतलब जो बड़े बड़े लेवल के ऊपर जो डिज़ास्टर आए हों इस पूरे रीजन के अंदर, वहाँ पर कहीं भी हम नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि हमें इस सार्क मेंबर्स का या सार्क रीजन का कोई रोल नज़र नहीं आता, ठीक है। लिहाजा लोगों की डिमांड जो है वो बहुत हद तक अफेक्टेड हो रही हैं, लोग इससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो मतलब ये लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहा सार्क। अच्छा, नंबर 8 के ऊपर वो कहता है कि रीज़न्स नॉट टू अकम्प्लिश इट्स टारगेट्स, कि मतलब वजूहात क्या हैं, मतलब क्या वजह है कि ये सार्क अपने बनाए हुए ऑब्जेक्टिव या अपने तय किए हुए टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहा, ठीक है। वो कहता है इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली यह कि मतलब मेंबर्स के दरमियान ट्रस्ट ही नहीं है, यकीन ही नहीं है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। एक तो ये वजह है, ठीक है, यानी कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका का जो रिलेशन है वो हिस्ट्रिकली अनसाउंड है, ठीक है, यानी कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, उनका हिस्ट्रिकली तौर पर ही कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। ये भी एक बहुत ज़्यादा यानी कि इशू बन सकता है, इशू है कि मतलब आज तक क्यों नहीं यानी कि ये अपने टारगेट्स अचीव कर सके, ठीक है। इसके अलावा मेंबर्स की आपस में कोऑपरेशन नहीं है, लैक ऑफ कोऑपरेशन है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ये मतलब इतना भी भरोसा नहीं है कि मतलब फ़लाँ मुल्क मेरे लिए कोई किसी किस्म का अच्छा सोच सकता है, ये भी कोई यानी कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है। आज तक कश्मीर का इशू रिज़ॉल्व नहीं हो सका, वाटर डिस्प्यूट रिज़ॉल्व नहीं हो सका, बांग्लादेश का और इंडिया का कोई डिस्प्यूट रिज़ॉल्व नहीं हो सका, ठीक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये अपने टारगेट्स अचीव कर रही है? ये सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होगा अगर सार्क के मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, एक दूसरे की यानी कि एक दूसरे को कोऑपरेटिवली एक दूसरे की हेल्प करें, तभी ये पॉसिबल हो सकेगा कि मतलब सार्क अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 9 के ऊपर वो कहता है हेगेमोनिक एटीट्यूड ऑफ इंडिया, कि हेगेमोनिक एटीट्यूड से मुराद ये है कि इंडिया हमेशा उसकी यही कोशिश होती है कि वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्रिकली जितने भी डिसीजंस आते हैं सार्क के, उनमें वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। हेगेमोनिक एटीट्यूड ऑफ इंडिया टू वांटेड ऑल एफर्ट्स ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, इंडिया की यही कोशिश होती है कि तमाम लेवल के ऊपर जो भी इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ है वो सिर्फ उसी के लिए हो, ठीक है। द नेशंस ऑफ दिस रीजन आर अंडर डेवलप्ड एंड फेसिंग ए क्राइसिस एक्सेप्ट इंडिया, कि इंडिया के अलावा बाकी जितने भी ममालिक इसके मेंबर यानी कि मेंबर्स हैं उनको मतलब एथनिकली, रिलीजियसली और रीजन के लिहाज से उनको काफ़ी हद तक वो अंडर डेवलप है और वो क्राइसिस का शिकार भी हैं, ठीक है। और ये तमाम वजूहात हैं कि मतलब इंडिया की हेगेमनी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। सार्क जो है मतलब आपस में मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर उनका भरोसा ही नहीं है। नेदर द स्टेट्स nor the organization seems enthusiastic in working together to improve the socio-economic status of member countries, ना तो मतलब इसके मेंबर्स एंथुजियास्टिकली एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और ना ही उसका क्या नाम है
मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें कोई ऐसा एंथुसियाज्म नज़र आ रहा है कि हम से कह सकते हैं कि वो अपने मेंबर्स की हेल्प करेगी या मतलब अपने मेंबर्स की हेल्प के लिए वो कोई ख़ास किस्म की पॉलिसियाँ बनाएगी या मतलब ख़ास किसी किस्म की कोई पॉलिसियाँ वो बना रहा है। ठीक है, हम यानी कि ये नहीं कह सकते कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चल पाएगी। अच्छा, इससे आगे वो जो बात करता है वो कहता है कि these are drawbacks due to which SAARC unable to see out concrete solution of the major problems, कि मतलब यही वजह है कि जितनी भी किस्म की कोई जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व नहीं कर पा रहा। ठीक है, अच्छा, इससे आगे वो कहता है कि फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्स, के मतलब कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स इसने भी फुलफ़िल करने हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये बात करता है, वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव कोई भी हो, मिसाल के तौर पर वो कहता है कि आपने करप्शन को ख़त्म करना हो, आपने इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना हो, आपने सोशल और कल्चरल ग्रोथ को एक्सेलरेट करना हो, आपने कोई कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस यानी कि बनाना हो, तो ये तमाम मकासद या तमाम ऑब्जेक्टिव सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त अचीव होंगे जब तमाम ममालिक की जो लीडरशिप है वो एक दूसरे के लिए सीरियस होगी। ठीक है, वो अपने मुल्क के लिए या इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सीरियस होगी, कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनाएगी जिसमें म्यूचुअली तौर पर सबका फ़ायदा होगा, सबका भला होगा। ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर जितनी देर तक स्टेट्स आपस में भरोसा नहीं करेंगी, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली ट्रस्ट नहीं करेंगी या एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं करेंगी, डोमेस्टिकली कोई भी इशू हो या रीजनली कोई भी इशू हो, वो अचीव नहीं हो सकेगा। ठीक है, अगली बात वो करता है कि मतलब सार्क के डेवलपमेंट में कौन कौन सी हर्डल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हर्डल है वो है इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स इन साउथ एशिया। यहाँ पर हर जो यानी कि कंट्री है उसको अपने मेंबर से ख़तरा है। ठीक है, यानी कि सॉरी अपने यानी कि दूसरे नेबर से ख़तरा है, मतलब हर मुल्क को अपने जो उसका हमसाया मुल्क है उससे ख़तरा है। हमें इंडिया से ख़तरा है, इंडिया को हमसे ख़तरा है। इंडिया का क्योंकि मतलब अब देखें बड़ी यानी कि दिलचस्प सिचुएशन है। इंडिया का एक तो तमाम ममालिक के साथ बॉर्डर मिलता है। ठीक है, इंडिया को तमाम ममालिक से ख़तरा है, तमाम ममालिक जो भी यानी कि इसके साथ रिलेट कर रहे हैं उन सब को इंडिया से ख़तरा है। ठीक है, इंडिया को ये ख़तरा है कि ये कलेक्टिवली सारे के सारे मेरे दरमियान कोई गैंग ना बना ले, और इन तमाम ममालिक को ये ख़तरा है कि इंडिया क्योंकि मिलिट्रिकली इकोनॉमिकली एक मजबूत मुल्क है, ये हमारे ख़िलाफ़ अकेला करके हमें आपस में लड़ा ना दें या हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसी पॉलिसियाँ ना बना दें कि जिसमें हमारे मुल्क को नुकसान हो। यानी कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच हम कह सकते हैं कि मतलब एक एनिमी अप्रोच जो है वो एक दूसरे के लिए एक दूसरे के जहनों में पाली हुई है। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फील थ्रेट फ्रॉम देयर नेबर्स लाइक पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, टेरिटोरियली। ठीक है, ये तमाम के उनको थ्रेट्स हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज से। ठीक है, दे आर स्टिल एंट्रैप्ड इन हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ कॉलोनियल रूल। ये ममालिक अभी तक वहाँ पर घिरे हुए हैं कि जो कॉलोनियल रूल 1947 से पहले जो उसका अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हमारे ऊपर या मतलब ब्रिटिश का जो रूल था उसे कॉलोनियल रूल कहते हैं। उस कॉलोनियल रूल को ले के आज तक इनके जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व नहीं हो सके। ठीक है, मतलब उन्हीं यानी कि डिस्प्यूट्स को लेकर जो हिस्ट्रिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको लेकर आज तक यानी कि वायलेंस जो है वो कंटिन्यू है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ्स, ठीक है, लॉस ऑफ आइडेंटिटीज़, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूज़ हैं। और टेररिज्म का ख़तरा आज भी यानी कि तमाम ममालिक के ऊपर मंडला रहा है। और यही वजह है कि मतलब इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट तो अपनी जगह, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है फियर ऑफ इंडियन डोमिनेशन। ये बहुत बड़ा ख़तरा है कि मतलब इंडिया जो है वो मतलब अपना हेगेमोनिक रोल हर एक डिसीजन के अंदर, सार्क का जो भी डिसीजन होता है उसके अंदर इंडिया अपनी टांग अड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि वो एक तमाम नेबर्स क्योंकि उसका एक तो बॉर्डर तमाम के साथ मिलता है और दूसरा वो अपना हक़ समझता है कि इन तमाम ममालिक का नेबर होने के नाते जो भी फ़ैसला होगा वो मेरे मुताबिक होगा। ठीक है, यानी कि वो हर फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहता है, चाहे वो मतलब किसी भी मुल्क का क्यों ना हो। और लिहाजा ज़ाहिर है कि मतलब जो भी इसके साथ रिलेटेड मुल्क है उसको तो ख़तरा है कि मतलब इंडिया का जो भी फ़ैसला होगा वो इन ममालिक के ख़िलाफ़ ही होगा। जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश के जो भी यानी कि इंडिया फ़ैसला करेगा वो ज़ाहिर है कि मतलब ये ममालिक तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से। ठीक है,
अगला है सिविलाइजेशन क्लैश। सिविलाइजेशन क्लैश के अंदर वो ये कह रहा है कि मतलब यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज़ है या जो एशियन कंट्रीज़ एसोसिएशन है उनकी तो आपस में कुछ हद तक कल्चर जो है वो मैच होते हैं, लेकिन सार्क के जो मेंबर हैं उनका कल्चर बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट है। यही तो वजह है कि मतलब 1947 के अंदर इंडिया जो है वो मतलब सेपरेट हो गया, इंडिया जो है वो टूट गया, ठीक है, सिर्फ कल्चर डिफरेंस की वजह से। कल्चर डिफरेंस होने की वजह से बिल्कुल छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ हैं उनको बड़ा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लेकर सामने आया जाता है, यानी कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना दिया जाता है। हर कंट्री जो है वो एक दूसरे की टांग खींचने पे लगा हुआ है। किसी के मुल्क के पास भी किसी दूसरे मुल्क के लिए कोई फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, कोई फीलिंग ऑफ एम्पैथी, सिंपैथी, फीलिंग ऑफ लव कोई किसी किस्म का नहीं है, ठीक है। अगर मफाद है तो सिर्फ अपना मुल्की मफाद है, बाकी जाए तेल लेने, ठीक है। नंबर 4 के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि अनस्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन। वो कह रहा है कि सार्क का कोई भी मेंबर आप उठा लें वो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है, ना तो इसका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप है। अगर अब हम बात करें तो सिर्फ इंडिया के अंदर मतलब उसका स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए, उसका इकोनॉमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए $500 बिलियन की लागत चाहिए होगी, ठीक है। मतलब अगर हम इंडिया की कनेक्टिविटी, क्योंकि इंडिया की इसलिए भी ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर कि उसका तमाम ममालिक के साथ लिंक बनता है। अगर हम ट्रेड को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंडिया को ग्रो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बाकी तमाम ममालिक भी आपस में लिंक रख पाएंगे। एक तो ये तमाम ममालिक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है। इनका ट्रेड इम्बैलेंस इसलिए भी है कि मतलब कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अपना क्या नाम है ट्रेड करने को पसंद ही नहीं करता, ठीक है। उनके पास इतने ज़्यादा पैसे ही नहीं है, फाइनेंशियली के लिए इकॉनमिकली इतने ज़्यादा इनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे जो मेंबर्स हैं अपनी मतलब सेम किस्म की इनके पास चीज़ें होती हैं जो मतलब ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और डेफिनेटली इसी बात है कि मतलब ये अपनी एक्सपोर्ट आउटसाइड ऑफ द रीजन या मतलब इंपोर्ट आउटसाइड ऑफ द रीजन ज़्यादा करते हैं बनिस्बत इनसाइड ऑफ द रीजन, ठीक है। इसके अलावा मतलब एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रेड जो है वो बिल्कुल नहीं है। द मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ सार्क आर नॉट कम्प्लीमेंटिंग ईच अदर बट कंपीटिंग ईच अदर। मतलब एक दूसरे की तारीफ़ या कम्प्लीमेंट करने की बजाय हमेशा एक दूसरे को कंपटीशन के हवाले से देखते हैं, ठीक है, यानी कि मुकाबलेबाजी है। म्यूचुअल ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। लोअर लेवल ऑफ इंट्रा रीजन ट्रेड इन साउथ एशिया हैज़ मेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन अ फेलियर। इस ऑर्गेनाइजेशन के फेल होने की ये भी वजह है कि मतलब इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है वो नहीं पाई जाती, ठीक है। अच्छा, आगे है एसिमेट्री बिटवीन इंडिया एंड मेंबर कंट्रीज़। ये बात तकरीबन अब तीसरी मरतबा रिपीट हो रही है कि मतलब इंडिया जो है वो डेमोग्राफिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्रिकली और जियोग्राफिकली तमाम ममालिक से डोमिनेट करता है, ठीक है। यही वजह है कि ये भी एक इम्बैलेंस है इंडिया का और बाकी ममालिक का। इसकी वजह यह है कि इंडिया की जो मुकम्मल सार्क मेंबर्स से जो जीडीपी मिलती है 80% इसकी जीडीपी इंडिया के पास है। तकरीबन 75% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के पास है, ठीक है। जियोग्राफी एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया के पास है। इंडिया का तमाम ममालिक के साथ बॉर्डर मैच होता है एक्सेप्ट अफ़गानिस्तान के, ठीक है। और दो ममालिक या भूटान और अफ़गानिस्तान तो ऐसे हैं कि मतलब उनको अपना वो क्योंकि लैंड लॉक्ड है, ठीक है, और उनको इसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है इंडिया के ऊपर, ठीक है, या मतलब दूसरे ममालिक के ऊपर। टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मतलब इसका बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल जो एक्सपोर्ट है वो इसकी दूसरे तमाम मेंबर से तकरीबन 2/3 है, यानी कि 2 हिस्से इसके पास हैं और 1 हिस्सा बाकी तमाम ममालिक के पास है, ठीक है। जो दूसरे यानी कि छोटे मेंबर्स हैं साउथ एशियन रीजन के, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं किसी भी किस्म का ट्रेड रिलेशन इंडिया के साथ बनाते वक्त, यानी कि अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि इंडिया का हेगेमनी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा आगे वो बात करता है कि मतलब 80% जो मतलब इंट्रा रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया इज़ टू और फ्राम इंडिया के, मतलब 80% जो अपना उसका क्या नाम है एक्सपोर्ट होती है वो या इंडिया से होती है या इंडिया की तरफ होती है, ठीक है, यानी कि मतलब ये भी एक हो गया फ़र्क। अच्छा, आगे वो कहता है कि इट कैन बी सेड दैट विदाउट इंडिया अदर मेंबर्स ऑफ कंट्रीज़ कैन नॉट मूव अहेड, कि इंडिया की मदद के बगैर दूसरा कोई भी मुल्क इस रीजन में ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। ये तो एक पक्की और लिखी लिखाई बात है। इंडिया अगर चाहे तो मतलब हम आगे जा सकेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकेगी। अगर इंडिया ने ना चाहा तो ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। और अगर क्योंकि मतलब ये भी एक बेसिक है कि तमाम मेंबर्स का लिंक बनता है डायरेक्टली इंडिया के साथ।
ना। अच्छा, आगे वो कहता है नंबर 6 के ऊपर, वो कहता है लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग द मेंबर कंट्रीज़, कि मेंबर्स का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। ये भी मतलब जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के फेल होने की वजह है, ठीक है, क्योंकि तमाम ममालिक की जो एलीट क्लासेस हैं उनका बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। उनकी नेशनल फीलिंग्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। उनका आपस में जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट है वो बहुत ज़्यादा उसको हाईली लेवल के ऊपर फ़रोग देते हैं, ठीक है। इन डिस्प्यूट्स, इन यानी कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स और ऐसा लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से ये कभी भी होप नहीं की जा सकती कि ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो कर पाएगी। नंबर 7 के ऊपर है एक्सक्लूजन ऑफ कॉन्टीन्यूस इश्यूज़ फ्राम सार्क करैक्टर। वो कहता है कि सार्क का जो अपना करैक्टर है वही इतना मतलब डेवलप नहीं है कि हम कह सकें कि ये सार्क मेंबरशिप सार्क ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगी, ठीक है। अब देखिए, मतलब सार्क बेसिकली तो एक तरफ ये कहता है कि मतलब तमाम ममालिक में कॉपरेशन होनी चाहिए और कॉपरेशन के साथ साथ इनकी एक लेवल के ऊपर एक्सचेंज यानी कि होना चाहिए, यानी कि कल्चर एक्सचेंज होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सचेंज होना चाहिए, पीपल एक्सचेंज होना चाहिए, और यानी कि कॉपरेशन को फ़रोग देता है एक तरफ। लेकिन दूसरी तरफ किसी भी किस्म का जो डिस्प्यूट है उसको बायलैटरली तौर पर सॉल्व करने से कतराता है, ठीक है, यानी कि बायलैटरली किसी भी किस्म का डिस्प्यूट है उसको निगोशिएट करने में ये अपना यानी कि हाथ बिल्कुल नहीं आगे लाता। अब जबकि रिक्वायर ये करता है कि तमाम के तमाम जो डिसीजन है वो एनानिमसली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको सॉल्व करने चाहिए, जबकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि मतलब इसका जो अपना करैक्टर है वही मतलब डिनाई करता है इसकी ट्रू ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और बात करती है लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का करैक्टर है वो और चीज़ शो करता है। इन तमाम कंडीशंस के अंदर इट कैन नॉट बी सेट टू बी डेवलप ऑन द साउंड बेसिस। लिहाजा हम कह सकते हैं कि कभी भी एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये नहीं बन पाएगी, ठीक है। नंबर 8 के ऊपर है डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। वो कहता है कि जितने भी इसके मेंबर्स हैं उन तमाम मेंबर्स का जो आपस में पॉलिटिकल सिस्टम है वो मैच ही नहीं हो पाता। जैसे वो कहता है इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, प्योर डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान के अंदर ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी है, नेपाल के अंदर जो है वो किंगशिप है, श्रीलंका के अंदर जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। लिहाजा तमाम ममालिक जो हैं वो पॉलिटिकली अनस्टेबल सफरिंग यानी ये हो रही है, यानी कि ये एक डेमोक्रेटिक रीजन हम इसे नहीं कह सकते। डेमोक्रेटिक रीजन ना होने की वजह से भी जो सार्क है वो आपस में एक दूसरे के डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पा रहा, ठीक है। और यही वजह है कि मतलब आज से 47 से लेकर 1947 से 2020 तक जो है वो कश्मीर का इशू या वाटर का इशू जो है वो आज तक चलता आ रहा है और सार्क के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करवाने में किसी भी किस्म की हेल्प नहीं कर पाए, ठीक है। नंबर 9 के ऊपर वो कहता है कि लैक ऑफ पीपल टू पीपल कांटेक्ट। वो कहता है कि मतलब लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इतना पता ही नहीं है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी कब है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई किसने है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके गोल्स क्या हैं, कौन से इसको थ्रेट्स हैं, कौन से इसको चैलेंजेस हैं, कौन सी इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है क्योंकि आज तक न्यूज़ में इसकी कभी बात ही नहीं की गई, ठीक है। ये मतलब तो कैसे लोग अपनी गवर्नमेंट को इंसिस्ट करेंगे कि आप मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करें ताकि लोगों का आपस में एक दूसरे के ऊपर उल्फत, मोहब्बत और प्यार और ये मतलब ट्रस्ट है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का लोगों के हवाले से पीपल टू पीपल कांटेक्ट बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। और कोई भी यानी कि कंट्री दूसरे कंट्री को पीपल टू पीपल कांटेक्ट करने पर इतना फ़रोग नहीं देता, ठीक है। ये भी एक वजह है कि मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे। सबसे जो आखिर में वो कहता है कि लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि मतलब कोई एक मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पास नहीं है। इन तमाम ममालिक के पास चीप लेबर भी है, ठीक है। इनकी इनकम पर पर्सन बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। इनकी जो वैल्यू एडिड कमोडिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा थोड़ी हैं। ये कंपैरेटिव एडवांटेजेस जो हैं मतलब लाइक टी एंड गारमेंट्स, ये एक दूसरे के लिए यानी कि मतलब एक दूसरे के मुकाबले में यानी कि तमाम कंट्रीज जो एक्सपोर्ट है तकरीबन वो एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, ठीक है। लिहाजा इस हवाले से भी एक तो इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और इन ममालिक के पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है,
ठीक है। द इंट्रा रीजनल ट्रेड कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन सच कंडीशन वेयर द ट्रेड एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इज सिमिलर, कि वो कहता है कि उस मुकाम पे जहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और ट्रेड स्ट्रक्चर जो है वो जहाँ पर एक जैसा हो, या मतलब जहाँ पर वेल डेवलप ना हो, वहाँ पर कभी भी आप ट्रेड को फ़रोग नहीं दे सकते। लिहाजा ट्रेड को फ़रोग देने के लिए फिर इनको क्या करना पड़ता है कि मतलब अपने रीजन से बाहर जो है वो इनको फोकस करना पड़ता है, अपनी चीज़ें अपने रीजन से बाहर इनको सेल करनी पड़ती हैं या इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो सार्क तकरीबन कंप्लीट हो गया, लेकिन एक लेक्चर इस पे और भी होगा कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, और इसका इंशाल्लाह फिर हम कंक्लूजन भी करेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि मतलब कौन सा मुल्क जो है वो इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने इस सार्क को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।